रियाजमाला संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, आज मैं आपको आवाज़ गूंजदार और सुरीली बनाने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ जिसे करने के लिए आपको घंटों चिल्लाना पड़े या फिर गले पर दबाव डालना पड़े या ऊंचे सुरों को ज़बरदस्ती खींचना पड़े। आज की जो पूरी मास्टर क्लास है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पर आधारित है। आवाज़ की जो गूंज है वो केवल गले से पैदा नहीं होती है, और यही वह बात है जिसे बहुत से विद्यार्थी वर्षों तक रियाज करने के बाद भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। आपने किसी अच्छे गायक को सुना होगा, वह बहुत तेज़ आवाज़ में नहीं गा रहा होता है, फिर भी उसकी आवाज़ कमरे के दूसरे कोने तक साफ साफ पहुंचती है। आवाज़ में चमक होती है और सुर स्थिर होता है और सुनने वाले को लगता है कि आवाज़ भीतर से खुल करके निकल रही है। वहीं दूसरी तरफ कोई विद्यार्थी बहुत जोर लगा करके गाता है, आवाज़ तेज़ तो होती है लेकिन कुछ ही देर में भारी, दबाव वाली और खुरदुरी बनने लगती है। तो अंतर कहाँ है? अंतर है आवाज़ को धक्का देने और आवाज़ को सही तरीके से गूंजने देने में। तो आज से हमारा पहला नियम होगा कि आवाज़ को बड़ा नहीं करना है, आवाज़ के रास्ते को सही करना है। अगर आपने इस नियम को समझ लिया तो आगे की पूरी वॉइस कल्चर प्रैक्टिस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आज आप मेरे साथ केवल अभ्यास नहीं करेंगे, आप अपने ही गले की आवाज़ को आप सुनना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, एक भ्रम दूर करते हैं। गूंजदार आवाज़ का अर्थ नहीं होता है कि आवाज़ बहुत भारी हो। किसी भी प्राकृतिक आवाज़ पतली हो सकती है, किसी भी गायक की, किसी की मध्यम और किसी की गंभीर भी हो सकती है, लेकिन हर आवाज़ को अधिक स्पष्ट, स्थिर और संतुलित और रिजोनेंस के साथ उसको बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो हमारा उद्देश्य आपकी प्राकृतिक आवाज़ को बदलना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो आवाज़ आपके भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद है उसे सही तकनीकी से बाहर आने देना। तो गायन में मुख्य रूप से हम 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पहला, सांस का संतुलन। पहली चीज कि सांस का संतुलन। दूसरी चीज जो है वह है स्वर का सही स्थान और रिजोनेंस। स्वर का सही स्थान व रिजोनेंस। और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है वो गले पर अनावश्यक दबाव ना डालना। गले पर अनावश्यक दबाव ना डालना। ये हमारी 3 चीज़ें हैं जो कि हमारे गले पर बहुत ज़्यादा इनका हमें ध्यान देना है। और इनमें जो सबसे ऊपर एक चौथी चीज़ है वह है सुर की शुद्धता। सुर की शुद्धता ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि आवाज़ गूंजदार है लेकिन सुर जो है वो स्थिर नहीं है, मतलब कि सुर अस्थिर है, तो गायन सुंदर नहीं लगेगा। इसलिए हमारी मास्टर क्लास में गूंज और सुर अलग अलग विषय नहीं हैं, हम इन्हें एक साथ विकसित करने वाले हैं। और हम एक साथ इनको विकसित कैसे करना है इसके नियम पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके लिए क्या अभ्यास करना है हम उसके ऊपर बात यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा आज का जो पॉइंट है वो है कि आवाज़ को धक्का देना बंद करना है। पहला पॉइंट आज की वीडियो का कि आवाज़ को धक्का देना बंद करना। इसका मतलब कि धक्का देना तो हमने आवाज़ को बंद कर दिया, तो हम आवाज़ को निकालेंगे कैसे? आवाज़ हमारी कैसे निकलेगी? सबसे पहले एक छोटा सा प्रयोग करते हैं कि अपने हाथ को गले पर रखिए। अब बिना जोर लगाए आपको देखना है कि सामान्य आवाज़ में बोलना है, जैसे कि आ आपको बोलना है। अब उसी आ को बहुत ज़ोर से चिल्ला करके निकालने की कोशिश कीजिए। महसूस कीजिए कि दोनों परिस्थितियों में आपके गले पर क्या अंतर आया। दूसरी स्थिति में यदि आपको गले में कसाव, दबाव या फिर खिंचाव महसूस हो रहा है तो समझिए कि आप आवाज़ को पुश कर रहे हैं। तो गायन में एक ये आदत बहुत सामान्य है। विद्यार्थी सोचता है कि आवाज़ ऊंची नहीं जा रही है, थोड़ा सा और जोर लगाता हूँ, लेकिन
आवाज़ को जितना ज़ोर से धक्का देंगे उतना ही गला अनावश्यक रूप से कस जाता है। तो पहला चीज़ क्या करना है कि पहले आराम से सांस लेंगे, फिर बहुत हल्के स्वर में साह निकालेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ वॉल्यूम बढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है कि एक ही सांस में स्थिर, साफ और बिना कांपता हुआ स्वर। तो शुरुआत में 5 से 7 सेकंड पर्याप्त है। यदि आराम से हो रहा है तो धीरे धीरे 8 से 10 सेकंड तक जाएं, लेकिन अवधि बढ़ाने के लिए गले को दबाना नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा बंद है और आप उसे खोलने के लिए बहुत ज़ोर से धक्का दे रहे हैं, लेकिन यदि कुंडी लगी हुई है तो धक्का देने से समस्या हल नहीं होगी, पहले कुंडी खोलनी होगी। ठीक यही गायन में भी होता है। गला यदि तनाव में है, सांस असंतुलित है और स्वर का रास्ता सही नहीं है तो केवल वॉल्यूम बढ़ाने से आवाज़ बेहतर नहीं होगी। पहले रास्ता सही कीजिए और फिर आवाज़ अपने आप अधिक प्रभावी महसूस होगी। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि आपको सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है, अगर आप वहाँ से ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वहाँ पर लगातार मैं वीडियोज़ वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, वहाँ पर आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं जो कि आपको एक सीक्वेंस वाइज मिलते हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको कौन से वीडियो के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, क्या दिक्कत है, आपके गले में क्या समस्या है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं खुद आपको वहाँ पर रिप्लाई देता हूँ। और तीसरा चीज़ कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई भी वहाँ पर करूँगा। अब जो दूसरा पॉइंट है कि रिजोनेंस को महसूस करना सीखना है। रिजोनेंस को महसूस करना, ये आपको सीखना है। अब ये कैसे होगा? उस शब्द पर जिसे आज की पूरी मास्टर क्लास का केंद्र कह सकते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। सरल भाषा में समझिए कि जब आवाज़ के कंपन शरीर के कुछ क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से अधिक महसूस होते हैं और आवाज़ अधिक स्पष्ट और समृद्ध प्रतीत होती है, तो हम उसे रेजोनेंस के संदर्भ में समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती विद्यार्थी करते हैं, वो है कि वे रेजोनेंस को नाक में आवाज़ डालना समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपको आवाज़ को कृत्रिम रूप से नाक में नहीं डालना है, हमें आवाज़ को स्वतंत्र और संतुलित रखना है। आपको एक अभ्यास करना है, बहुत हल्के स्वर में माँ बोलना है, जैसे कोई व्यक्ति आराम से हम कर रहा हो। अब ध्यान दीजिए कि होंठ और चेहरे के आगे हिस्से में हल्का सा वाइब्रेशन महसूस हो सकता है क्या, या फिर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस अनुभव कीजिए। अब इसी सहज वाइब्रेशन के बाद बोलिए माँ, फिर मी और फिर मुँह। पहले माँ बोलना है आपको, फिर माँ के बाद मी बोलना है और फिर मी के बाद मुँह बोलना है। 3 चीज़ आपको बोलना है, माँ, मी और मुँह। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पर हारमोनियम में सा लगाएंगे और ये सा लगाने के बाद माँ बोलना है, यहीं पर मी बोलना है और यहीं पर मुँह बोलना है। अब देखिए कैसे, अब मी के बाद अब मुंह बोलना है। अब दोस्तों, अब इन्हें धीरे धीरे एक ही पिच के आसपास रखें।
यह एक्सरसाइज जो है आवाज़ को धक्का देने की बजाय हल्के वाइब्रेशन और वोकल कोऑर्डिनेशन को महसूस करने में सहायता करती है। आपको अगर मैं एक मेरे स्टूडेंट की स्टोरी बताऊं, तो एक विद्यार्थी मेरे पास आया और उसने कहा कि गुरुजी मैं रोज़ 2 घंटे रियाज करता हूं, लेकिन मेरी आवाज़ में खुलापन नहीं आ रहा है। मैंने उससे केवल एक बात पूछी कि रियाज करते समय आप गले को कितना आराम देते हैं। उसने कहा कि मैं सोचता हूँ जितना ज़ोर लगाऊंगा उतनी अच्छी आवाज़ निकलेगी। मैंने उसका रियाज कुछ समय के लिए कम करवाया और वॉल्यूम घटा करके सुर पर काम करवाया। कुछ समय बाद जब उसकी ये समस्या बदल गई और ज़्यादा इसमें समय नहीं लगा। पहले वह आवाज़ को बाहर धकेल रहा था, अब वह आवाज़ को सुन करके निकालने लगा। यही अंतर है फोर्स और कोऑर्डिनेशन का। तीसरी चीज़ है कि सांस को आवाज़ का ईंधन समझिए। ये तीसरा पॉइंट है कि सांस को आवाज़ का ईंधन समझिए। ये तीसरा पॉइंट है दोस्तों। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आवाज़ का काम केवल अधिक हवा भरना नहीं है। बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं जितनी ज़्यादा सांस भरूंगा उतनी लंबी आवाज़ निकालूंगा, लेकिन अत्यधिक हवा भी नियंत्रण को बिगाड़ सकती है। हमें चाहिए कि संतुलित श्वास, केवल और केवल हमें संतुलित सांस चाहिए। और इसके अलावा कंधे ढीले होने चाहिए, नाक से आराम से सांस लेना है, कंधों को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको सा की ध्वनि निकालना है। आपका उद्देश्य है कि हवा को धीरे और नियंत्रित तरीके से बाहर भेजना, फिर इसी नियंत्रण के साथ सा को गाना है। अब मा मी मू आपने किया, अब वहीं पर सा को गाना है। ध्यान रखिएगा कि आवाज़ को सांस के ऊपर बैठाना है, सांस को आवाज़ पर पटकना नहीं है। तो अब एक चीज़ ये है, लोगों का प्रश्न आता है कि गुरुजी अगर मेरी सांस जल्दी ख़त्म हो जाती है तो इसका अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि आपके फेफड़े कमज़ोर हैं। अक्सर समस्या ब्रीथ मैनेजमेंट की होती है। आपको पहले कम वॉल्यूम में स्थिर स्वर निकालना चाहिए और धीरे धीरे इसका समय बढ़ाइए। हारमोनियम में क्या प्रैक्टिस करनी, यदि आपके पास हारमोनियम है तो मान लीजिए कि आपका कंफर्टेबल स्केल सी है, सी शार्प है, डी है, ए शार्प है या फिर बी है। आपको कोई भी मान लीजिए कि स्केल है। शुरुआत में अपनी कंफर्टेबल पिच चुनिए, उसके बाद सा 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 बजाइए और उसी पिच पर गाइए। क्या करना है, पहले तो सा 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 ये करना है, फिर इसके बाद सारे सा कीजिए, सारे सा, फिर इसके बाद सारे गा रे सा करिए, फिर सारे गा रे सा, फिर इसके तुरंत बाद इसको करिए सारे गामा गा रे सा। एक एक सुर हम ऊपर बढ़ रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। इतना आपको करना है, यहाँ स्पीड नहीं बढ़ानी है, हर स्वर को सुनना है। विशेष ध्यान देना है क्या मेरी आवाज़ हारमोनियम के स्वर से मिल रही है। यदि नहीं मिल रही तो वॉल्यूम कम कीजिए और पिच को सुनिए। यही हमारी वॉइस कल्चर की बुनियाद है। कैसे, एक बार करके दिखाता हूँ। एक स्वर आपको आगे बढ़ना है, फिर पीछे आना है। सा 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 सा, पहले तो ये करना, इसके बाद सा रे सा, फिर एक एक सुर आगे सा रे गा रे सा, एक सुर और आगे सा रे गा मा गा रे सा, फिर एक सुर और आगे सा रे गा मा पा मा गा रे सा, एक सुर और आगे सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा। अब इसको बिल्कुल महसूस करना है, धीरे धीरे करना है। सा रे सा, और धीरे हो सके और धीरे करिए। सा रे सा, सा रे गा रे सा, सा रे गा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा गा रे सा, सा रे
धा पा मा गा रे सा। ये काम आपको करना है और ऐसे धीरे धीरे गाना है। अब दोस्तों कुछ लोगों की गलतियां ये होती हैं कि बहुत ऊंची आवाज़ में रियाज करना। तो पहले हम मीडियम और लो वॉल्यूम में सुर को साधेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी गलती, गले में खिंचाव। अगर खिंचाव हो रहा है तो तुरंत रुकिए, शरीर को ढीला कीजिए और कुछ समय सामान्य बोलिए। तीसरी गलती, केवल लंबा स्वर निकालने की कोशिश करना। पहले स्वर की क्वालिटी और स्टेबिलिटी को देखिए। 10 सेकंड का अस्थिर स्वर 5 सेकंड के स्थिर स्वर से बेहतर नहीं है, तो इसलिए स्थिर स्वर निकालने की कोशिश कीजिए। तो आपको काम क्या करना है, पहले हमिंग करना है 3 बार, दूसरा माँ करना है, मुँह करना है और मी का अभ्यास करना है। फिर इसके बाद सा का अभ्यास करना है, फिर सारे सा का अभ्यास करना है, सारे गा रे सा, सारे गामा गा रे सा, इतना अभ्यास करना है। अब अपने आप से एक चीज़ पूछिए कि क्या मैं आवाज़ को धक्का दे रहा हूँ या आवाज़ को स्वतंत्र रूप से निकलने दे रहा हूँ। यही आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब इसके बाद अपना मोबाइल को रिकॉर्डिंग चालू करेंगे और आप रिकॉर्ड करेंगे और सुनेंगे, और थोड़े दिन बाद आप खुद से फिर रिकॉर्ड करेंगे और फिर सुनेंगे, फिर देखेंगे क्या फ़र्क आया। और अपने आप से पूछना है, क्या सुर स्थिर है, क्या गले में दबाव सुनाई दे रहा है, क्या सांस टूट रही है, क्या स्वर जो है शुरुआत में बहुत तेज़ निकल रहा है, क्या आवाज़ सहज है या नहीं है। ये आपका पहला वॉइस एडिट है, तो इसको आपको करना है। तो अभी आपने क्या सीखा, गूंजदार आवाज़ के लिए केवल वॉल्यूम बढ़ाना गलत तरीका है। दूसरा आपने सीखा कि गले को धक्का नहीं देना है। तीसरा आपने सीखा कि रेजोनेंस को कृत्रिम रूप से नहीं बनाना बल्कि सहज वाइब्रेशन को समझना। चौथा आपने सीखा कि सांस को नियंत्रित करना है और जमा करके धक्का नहीं देना है। पांचवी चीज़ आपने क्या सीखी कि सुर और रेजोनेंस को अलग नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आवाज़ को बड़ा करने से पहले आवाज़ को सही करना सीखना है। तो कम जोर, अधिक नियंत्रण, कम शोर और अधिक रेजोनेंस, और कम जल्दबाजी और अधिक सुनना। यदि आप इस वाक्य को अपने रियाज में उतार लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस का तरीका बदलना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों आवाज़ को बड़ा करने के लिए गले पर जोर नहीं लगाना है, लेकिन अब एक सवाल सामने आता है कि मान लीजिए कि आपने गले का दबाव कम कर लिया और सांस को भी संतुलित कर लिया, तो आप सा भी सही पिच पर लगाने लगे हैं। अब फिर भी आपकी आवाज़ में मिठास, चमक और गूंज क्यों नहीं आ रही है, जो आप किसी अच्छे गायक की आवाज़ में सुनते हैं। दोस्तों आवाज़ की क्वालिटी कैसे विकसित होती है, हमारा यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा नियम है कि सुर सही हो, सांस नियंत्रित हो और स्वर की ध्वनि जो हो सहज हो, तभी रिजोनेंस संगीत बनता है। दोस्तों वॉइस कल्चर का जो दूसरा स्टेप है वो स्टेप अब ये है कि वोवेल ट्रेनिंग। अभी इसको आपको मैं समझाता हूँ। वोवेल ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों, हर सुर को अलग अलग वोवेल शेप के माध्यम से बाहर हम लाते हैं। जैसे कि क्या बोलना है, आ, ई, ऊ, ओ और ए, ये आपको बोलना है। इन वोवेल शेप में मुंह, जीभ, होंठ और जबड़े की स्थिति बदलती है। यदि इनकी स्थिति अनावश्यक रूप से कठोर हो जाए तो आवाज़ का फ्लो प्रभावित हो सकता है। इसलिए आज हम वोवेल को सुंदर आवाज़ बनाने की चीज़ नहीं बल्कि स्वर को स्पष्ट और सहज रखने का माध्यम समझेंगे। सबसे पहले बोलिए आ। क्या बोलना है, आ बोलना है। लेकिन यहाँ पर मुंह को बहुत बड़ा और बहुत चौड़ा मत कीजिए। जब विद्यार्थी आ गाते समय मुंह अत्यधिक खोल देता है तो कई बार जबड़े में अनावश्यक तनाव आ सकता है। तो हमारा लक्ष्य है कि रिलैक्स जॉ, क्लियर वोवेल और स्टेबल पिच। अब हारमोनियम पर अपना कंफर्टेबल सा बजाइए, धीरे धीरे गाइए, फिर रे, फिर गा, और हर स्वर में आ की स्पष्टता को बनाइए। हर स्वर में हमें आ बोलना है। फिर धीरे धीरे सारे गा रे सा, सारे गामा गा रे सा, और याद रखें कि तेजी बाद में आएगी, पहले क्लैरिटी को लाना है। आ ही बोलना है, सा में आ बोलना है, रे में भी आ बोलना है, गा में भी आ को बोलना है। फिर हमें सारे गा करना है,
सारे गा में क्या बोलना है, आ बोलना है। फिर हमें सारे गामा करना है, यहाँ पर क्या बोलना है, आ बोलना है सारे गामा में भी। अब देखिए किस तरीके से काम करना है। ये आपको बोलना है, लेकिन ध्यान देना है कि पहले विलंबित करना है। मैंने थोड़ा स्पीड में किया ताकि आपको वीडियो बड़ा ना हो, लेकिन विलंबित में करना है। एक मेरे विद्यार्थी थे, उनका जो सा था बिल्कुल सही था, लेकिन वह जैसे ही रे और गा पर जाता आवाज़ थोड़ी दब जाती। मैंने पूछा कि आपको कहाँ कठिनाई महसूस होती है। उसने कहा, गुरुजी मुझे लगता है कि ऊंचा स्वर आते ही मुझे मुंह ज़्यादा खोलना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि मुंह खोलना समस्या नहीं है, समस्या यह है कि आप स्वर को निकालने के लिए शरीर को अनावश्यक रूप से कठोर कर रहे हैं। हमने उनके अभ्यास की गति कम की, हर स्वर के बीच पर्याप्त समय रखा। कुछ दिनों बाद महसूस हुआ कि पहले वह स्वर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, अब वह स्वर को सुन करके स्थान देने की कोशिश कर रहा है। और यही अंतर एक अच्छे विद्यार्थी और केवल अधिक रियाज करने वाले विद्यार्थी में होता है। तो आ से ई तक, इसके बाद हमारा स्टेप है कि आ से ई तक वोवेल कंट्रोल। आ से ई तक वोवेलो कंट्रोल कैसे करना है, एक ही पिच पर आ ई आ उ आ, ये धीरे धीरे करना है। हमारा उद्देश्य आवाज़ को सुंदर बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि वोवेल बदलने पर भी पिच और एयर फ्लो का नियंत्रण बनाए रखना। यदि वोवेल बदलते ही आवाज़ टूट जाती है तो गति और वॉल्यूम दोनों कम कर दें। आ ई आ उ आ, ये आपको करना है। क्या करना है, आ ई और आ, फिर आ उ और आ, ये काम आप करना है। देखिए एक ही सुर के ऊपर करना है, जैसे कि यहाँ पर आप सा बजा रहे हैं, फिर इसके बाद ये अभ्यास आपको करना है। ऐसा करने से आपका जो एयर फ्लो पर पिच और एयर फ्लो का कंट्रोल है वो बढ़ता है। ये काम करना है। अगला जो है कि रेजोनेंस को गले से बाहर की ओर अनुभव करना। रेजोनेंस को गले से बाहर अनुभव करना। रेजोनेंस को गले से बाहर अनुभव करना, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जब आप गाते हैं तो यह सोचकर ना गाएं कि मेरी आवाज़ कहाँ गूंज रही है, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति की आवाज़ जो है वो अलग हो सकती है, अलग गूंज हो सकती है। तो इसके बजाय सुनिए कि क्या आवाज़ साफ है, क्या सुर स्थिर है, क्या आवाज़ दब रही है, क्या अनावश्यक आपकी आवाज़ में ब्रीदनेस है। यानी कि एक साथ जो ऑडिटोरी फीडबैक है वो भी आपके लिए आवश्यक है लेना। तो प्रोफेशनल सिंगर अपने शरीर को महसूस करने के साथ साथ अपने कान से भी आवाज़ को लगातार मॉनिटर करता है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर आपका सा बहुत सुंदर है लेकिन रे बार बार नीचे हो रहा है तो क्या आपकी आवाज़ गूंजदार कहलाएगी? कभी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि गायन में रेजोनेंस अकेला पर्याप्त नहीं है। सुर की शुद्धता रेजोनेंस को संगीतात्मक बनाती है। इसलिए आज से ही आप कोई वॉइस एक्सरसाइज करें तो तीन चीज़ों को आपको स्कोर करना है। पहला वॉइस क्वालिटी, दूसरी चीज़ जो है सुर स्टेबिलिटी,
सुर स्टेबिलिटी, और तीसरा ईज। अब इनको मैं समझाता हूँ। अगर आवाज़ की क्वालिटी 8 है तो जो ईज है वो 3 है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी आवाज़ टिकाई टेक्निक नहीं दे रही है। इसके बाद ब्रीथ और वॉइस का कोऑर्डिनेशन, ये एक नया अभ्यास है। आराम से सांस लीजिए और बहुत हल्के से सा बोलिए, लगभग 4 सेकंड। अब उसी आराम से सा को लगभग 4 से 5 सेकंड और ज़्यादा अब ध्यान दीजिए। सा में हवा की अनुभूति और सा में स्वर की अनुभूति कैसी है। हम चाहते हैं कि सांस नियंत्रित हो लेकिन गले पर धक्का ना बने। फिर धीरे धीरे सा 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 4 बार करिए, हर सा के बीच एक बहुत छोटा सा विराम। यह एक्सरसाइज आपको एयर फ्लो और ऑनसेट के बीच कोऑर्डिनेशन समझने में सहायता करेगी। लोगों की गलती यहाँ पर यह होती है कि कई विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी आवाज़ मीठी कैसे बनाऊं, और फिर वे आवाज़ को जानबूझ करके बहुत नरम, हवा वाली और कृत्रिम बना लेते हैं। यह गलती है कि मधुरता का अर्थ यह नहीं है कि आवाज़ हमेशा विस्पर जैसी हो। यह गायकी, सच्ची गायकी में मिठास आती है, उसके लिए हमें स्वर की स्थिरता, उच्चारण की स्पष्टता, नियंत्रित एयर फ्लो और संतुलित रेजोनेंस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मीठी आवाज़ बनाने के लिए आवाज़ को नकली बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी नेचुरल वॉइस को रिफाइन कीजिए। दोस्तों, अपना एक सुविधानुसार पैटर्न चुनिए और उस पैटर्न में आप सारे सा, सारे गा रे सा, सारे गामा गा रे सा, सारे गामा पा मा गा रे सा, और प्रत्येक पैटर्न को 3 तरीके से कीजिए। पहला आकार में, दूसरा ईकार में, तीसरा मध्य वायलूम यानी कि ओकार में कर लीजिए, ओमकार में कर लीजिए, एकार में कर लीजिए। इस तरीके से आप करिए। यदि किसी पैटर्न पे गले में तनाव आए तो तुरंत पिछली स्थिति में आसानी से लौटिए। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात जो है वह है लय। लय बहुत महत्वपूर्ण है। गूंजदार आवाज़ का अर्थ यह नहीं है कि हम हर स्वर को अनंत समय तक खींचते रहें। गायन में भी लय उतनी महत्वपूर्ण है। मेट्रोनम या फिर हाथ की ताली से आप धीमी लय चुनिए। मान लीजिए कि 4 मात्राएं, पहला सा, दूसरा रे, तीसरा गा, चौथा मा। एक समय पर, एक समय अंतराल पर ये चलना चाहिए, क्योंकि जब सुर, लय और आवाज़ की क्वालिटी साथ आती है तो वॉइस ट्रेनिंग वास्तविक संगीत अभ्यास में बदलती है। एक जो एडवांस विद्यार्थी बहुत अच्छे ऊंचे सुर गाता था, मेरा विद्यार्थी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग सुनने पर पता चला कि उसकी आवाज़ ऊंचे सुरों पर थोड़ी जल्दी से थक जाती थी। उसका सुर लगभग सही था लेकिन लय में हल्की जल्दबाजी थी। हमने उसके लिए स्पीड कम की। उससे कहा कि तुम अधिक ऊंचा नहीं गाना, तुम्हें ऊंचे सुर में अधिक शांत रहना है, और यही एडवांस ट्रेनिंग है। तो बिगनर की समस्या होती है स्वर पकड़ना। एडवांस की समस्या अक्सर होती है कि स्वर को नियंत्रण में रखते हुए अभिव्यक्ति देना। दोस्तों, 3 स्तर हैं। बिगनर में केवल सा 5 सेकंड, फिर सारे सा, और इंटरमीडिएट में आप सारे गा रे सा, सारे गामा गा रे सा, और एडवांस में एक ही पैटर्न को अलग अलग वोकल क्लैरिटी और वोकल डायनेमिक्स के साथ गाना। ध्यान रहे कि एडवांस होने का अर्थ जोर से गाना नहीं है। एडवांस होने का अर्थ है कम प्रयास में अधिक नियंत्रण। गलती लोग ये करते हैं कि हर दिन नई एक्सरसाइज। कुछ मूल एक्सरसाइज को लगातार दोहराइए। बॉडी और वॉइस कोऑर्डिनेशन रिपीटिशन से विकसित होता है, तो ये गलती नहीं करनी। दूसरी गलती कि हर दिन स्केल ऊपर ले जाना। स्केल केवल इसलिए ऊपर नहीं ले जाना है कि आज मैं ऊंचा गाऊंगा। कंफर्ट और टेक्निक पहले है। तीसरी गलती की रिकॉर्डिंग ना सुनना। कम से कम सप्ताह में 2-3 बार अपना रिकॉर्ड किया हुआ जरूर सुने। चौथी गलती केवल अपनी आवाज़ पर ध्यान देना। हारमोनियम या तानपुरा के साथ पिच रिलेशनशिप को सुने। डेली रियाज रूटीन आपको रखना है कि 5 मिनट आपको रिलैक्स ब्रीथ हमिंग, 5 मिनट सा का स्थिर रियाज, 5 मिनट आकार और उसमें सारे गामा, फिर 5 मिनट में आपको वॉबल करना है, जैसे कि आ ई ऊ करना है, और इसी के साथ आपको अपना अभ्यास करना है। हारमोनियम के साथ स्लो अलंकार। तो अभ्यास के दौरान यदि गले में दर्द, स्पष्ट असुविधा या फिर आवाज़ में असामान्य बदलाव महसूस हो तो अभ्यास रोकें और आराम दें। लगातार समस्या हो तो योग्य और जो वॉइस प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनसे सलाह लेना उचित है। दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपसे खुद पूछना है अपनी रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद कि क्या हर स्वर साफ है,
क्या पिच बदलते समय आवाज़ सिकुड़ती तो नहीं है, क्या सांस पर दबाव बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्या वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है, क्या लय स्थिर है। ये आपको प्रश्न पूछना है और आपको हमें कमेंट में जवाब देना है। तो अभी आपने क्या सीखा कि वोवेल ट्रेनिंग आवाज़ की क्लैरिटी के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा सीखा कि रेजोनेंस को कृत्रिम रूप से नहीं बनाना है। तीसरा कि सुर की शुद्धता के बिना केवल गूंजदार आवाज़ पर्याप्त नहीं है। चौथा ब्रीद और वॉइस का कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। पांचवा लय के बिना वोकल एक्सरसाइज पूर्ण म्यूजिकल प्रैक्टिस नहीं बनती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि अच्छी आवाज़ वह नहीं जो केवल सुनने में अच्छी लगे, अच्छी आवाज़ वह है जो सुर में, संतुलन में और नियंत्रण में हो। स्वर को दबाओ मत, स्वर को सुनो, सांस को भगाओ मत, उसे नियंत्रित करो, और आवाज़ को सजाओ मत, उसे संतुलित करो। तो दोस्तों इस तरीके से हमें अभ्यास करनी है। और इसके अलावा अभी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इन सब रियाज को हम रोज़ एक साथ कैसे उतारें, क्योंकि सुन लेना आसान है, टेक्निक को रोज़ अभ्यास में बदलना असली साधना है। तो दोस्तों जहाँ प्रयास बढ़ रहा हो वहाँ स्वर की गुणवत्ता घट रही हो, वहीं जोर नहीं तकनीक बदलनी है। यदि आज की मास्टर क्लास आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। तो आपको क्या करना है कि कंधे को सीधा करना है और सहज कंधे में शांत चेहरा, 3 से 4 सामान्य सांसें लीजिए, फिर आराम से सांस को छोड़िए। अब सा को हल्के एयर फ्लो के साथ, फिर सा को बहुत आराम से। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, यह आपको यह नहीं देखना है कितने सेकंड तक आवाज़ खींची, आपको ये देखना है कि आवाज़ की शुरुआत और अंत दोनों नियंत्रित हैं या नहीं है। कई विद्यार्थी रियाज शुरू करते ही सीधे अलंकार शुरू कर देते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी बिना वार्म अप के सीधे दौड़ना शुरू कर दे तो उसको तकलीफ होगी। तो संगीत में प्रिपरेशन जरूरी है। हमारी तैयारी का उद्देश्य गले को थकाना नहीं, बल्कि शरीर और मन को गायन के लिए व्यवस्थित करना है। दोस्तों हमिंग और रेजोनेंस, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। हमिंग व रेजोनेंस कितना, कम से कम 5 मिनट आपको करना है। माँ करना है, माँ के साथ आ करना है, फिर यहाँ पर मुँह करना है, मुँह के साथ मी करना है। ये काम आपको यहाँ पर करना है। ऐसा कम से कम 4 से 5 बार ये आपको करना है। ध्यान देना है कि हमिंग को दबा करके नहीं करनी है, आवाज़ हल्की रखना है। और अब जो है आवाज़, अपनी आवाज़ को कान से सुनिए, क्या वह साफ है, क्या शुरुआत में झटका है, क्या स्वर के बीच में हवा अधिक निकल रही है। तो इसे ऑब्जर्व करें। और याद रखिए कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस में ऑब्जर्वेशन भी प्रैक्टिस का हिस्सा है। तो सा का केंद्र 5 मिनट आपको इसके ऊपर ध्यान देना है कि हारमोनियम या तानपुरा के साथ अपना कंफर्टेबल सा लीजिए। और एक विशेष बात ये ध्यान देना है कि जो आपकी सा है वही होनी चाहिए जो आपकी वर्तमान कंफर्टेबल रेंज के अनुकूल हो। यानी कि दूसरे गायक की पिच को अपनी पिच मत बनाइए। सा, फिर आराम से, फिर सा, फिर तीसरी बार भी आराम से। और इस बार अपनी आवाज़ को सुनिए, क्या हर बार 3 सा एक ही पिच पर हैं? अगर नहीं है तो वॉल्यूम कम करें और दोबारा करें। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, गुरुजी सा कभी ऊपर कभी नीचे क्यों हो जाता है? तो इसके कई कारण होते हैं। पहला कारण की पिच रेफरेंस या फिर ब्रीथ स्टेबिलिटी, या फिर इसके बाद आपका अटेंशन या फिर वोकल कोऑर्डिनेशन। इनमें कोई भी अगर समस्या है तो सुर ऊपर नीचे होगा। तो इसलिए केवल गले को दोष मत दीजिए, पहले रेफरेंस सुनिए फिर गाइए। अब जो इसके बाद चीज़ है वो है कि सुर और रेजोनेंस पैटर्न, इसमें आपको 5 मिनट अभ्यास करना है। जैसे क्या, सारे सा, सारे गा रे सा, फिर सारे गा मा गा रे सा, आगे बढ़ना है सारे गा मा पा मा गा रे सा। और हर प्रत्येक पैटर्न को बहुत धीमी लय में कीजिए, फिर थोड़ा मध्यम, लेकिन स्पीड बढ़ाते समय 3 चीज़ें चेक करें: सुर, लय और आवाज़ की सहजता। यदि स्पीड बढ़ाते ही आवाज़ दब जाए तो वापस स्लो प्रैक्टिस पर आएँ, यही प्रोफेशनल अप्रोच है। अब हम ऊंचे सुर की दिशा में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सावधानी आवश्यक है कि तार सप्तक का अर्थ गले पर अधिक दबाव डालना नहीं है। हम पहले मध्य सप्तक में पैटर्न को स्थिर करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। जैसे कि सारे गा मा पा, फिर पा मा गा रे सा। अब यदि सहज हो तो ऊपर की स्वर में बढ़ें, लेकिन अगर सहज नहीं हो
तो मैं आज ऊंचा स्वर करके दिखाऊंगा, ऐसा सोचना भी गलत है। तो गायन में रेंज विकसित करना एक क्रमिक प्रक्रिया है, क्योंकि एक मेरा विद्यार्थी कहता था कि मैं तार सप्तक का पा गाना चाहता हूँ। उसकी इच्छा अच्छी थी, लेकिन समस्या यह थी कि मध्य सप्तक का गा भी वह अच्छे से गा नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा कि जिस स्वर पर तुम्हारा शरीर शांत नहीं है उस पर गाने की जल्दबाजी मत करो। हमने पहले नीचे के स्वर को स्थिर किया, फिर धीरे धीरे जब नीचे के स्वर स्थिर हो गए तो एक एक स्वर ऊपर अपने आप ही चढ़ने लगा। कुछ समय बाद उसकी ऊंचाई ही नहीं बल्कि नीचे के सुर की क्वालिटी भी बेहतर हुई, और यही कारण है कि रेंज ट्रेनिंग को केवल ऊंचा गाना समझना गलत है। हाई नोट के लिए आपको जो गोल्डन रूल है वो ये है कि ऊंचा सुर आते ही वॉल्यूम बढ़ाना आवश्यक नहीं है। कई बार विद्यार्थी सोचता है कि अब तार सप्तक है इसलिए मुझे जोर से गाना होगा। नहीं, हाई नोट में आपको अधिक कंट्रोल चाहिए, और यदि स्वर पर दबाव बढ़ रहा है तो आवाज़ कठोर हो रही है या फिर गले में असुविधा हो रही है तो पीछे लौटिए, टेक्निक को प्राथमिकता दीजिए। वॉइस में मिठास कैसे रखें, ये आपके लिए ज़रूरी प्रश्न है कि मिठास के लिए 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला, स्पष्ट स्वर, दूसरा नियंत्रित एयर फ्लो, और तीसरा अनावश्यक टेंशन से बचना है। गला, जबड़ा और चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है। लेकिन याद रखें कि मिठास का कोई एक फिक्स्ड साउंड नहीं होता, वह हर व्यक्ति की नेचुरल वॉइस अलग है। आपका लक्ष्य किसी दूसरे गायक की आवाज़ को कॉपी करना नहीं है, आपकी आवाज़ का बेस्ट वर्जन विकसित करना, ये आपका उद्देश्य है। तो आप मान लीजिए कि किसी बंदिश या सरगम के छोटे अंश को लें और पहले उसे बोल करके लय को समझें, फिर हारमोनियम पर स्वर बजाएं, फिर बहुत धीमी गति में गाएं, और अब उसी अंश को दूसरी बार गाते समय ध्यान दें क्या आपकी आवाज़ शब्दों पर भी साफ है, क्योंकि वॉइस कल्चर का अंतिम उद्देश्य केवल आप पर सुंदर आवाज़ निकालना नहीं है। अंततः हमें उस टेक्निक को अलंकार, आलाप और बंदिश और वास्तविक गायन में ले जाना है। तो दोस्तों, ये काम आपको करने हैं कि अगर रियाज के बाद गला थका हुआ महसूस हो रहा है तो यह कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यदि आप बार बार वोकल डिस्कम्फर्ट है या फिर आवाज़ में असामान्य बदलाव अनुभव करते हैं तो अभ्यास रोक करके पर्याप्त आराम लें, ज़रूरत पड़ने पर योग्य विशेषज्ञ से सलाह भी लें। हाई नोट कोई डेली की परीक्षा नहीं है, टेक्निक विकसित कीजिए, आवाज़ भारी बनाने की कोशिश मत करिए। केवल अकेले रियाज करना ये भी एक गलती है। कभी कभी गुरु, शिक्षक या रिकॉर्डिंग फीडबैक से अपनी आवाज़ को, अपनी समस्या को पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था, इस वीडियो में मेरा उद्देश्य था कि आप सभी को इस चीज़ से आवाज़ में गूंज और सुरीली बनाने के नियम से अवगत कराना। तो आपका जो होमवर्क है वो ये है कि अगले 7 दिन तक रोज़ कम से कम 20 से 30 मिनट अभ्यास करेंगे। हर दिन एक छोटी रिकॉर्डिंग करेंगे और पिछली रिकॉर्डिंग से सुनेंगे और तुलना करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको आवाज़ गूंजदार और सुरीली बनानी है तो 4-5 स्तंभ में काम करना होगा। ब्रीथ और रिजोनेंस और सुर और लय और वॉइस कल्चर और कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप छोटे छोटे नियम बनाते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। आवाज़ गूंजदार बनाने का अचूक नियम कोई एक मैजिक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि जहाँ गले पर दबाव बढ़े वहाँ आवाज़ को धक्का मत दो। सांस, स्वर, लय और रेजोनेंस का संतुलन वापस खोजो। जिस स्वर को आप साफ सुन सकते हैं उसे आप बेहतर नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए रियाज में केवल गाइए मत, सुनिए, स्वर को सुनिए, हारमोनियम को सुनिए, तानपुरे को सुनिए, अपनी सांस को समझिए और शरीर के तनाव को पहचानिए। सुर को पकड़ना नहीं है, सुर में टिकना है। आवाज़ को धकेलना नहीं है, आवाज़ को बहने देना है। ऊंचा गाना लक्ष्य नहीं है, ऊंचे सुर में भी सहज रहना हमारा लक्ष्य है। अब दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं एक सवाल पूछें कि मैं रियाज में अपनी आवाज़ को सुधार रहा हूं या केवल अपनी आवाज़ को धक्का दे रहा हूं। ये आपको महसूस करना है, खुद से पूछना है। आखिरी में निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो चैलेंज एक्सेप्टेड लिखिए। इसके अलावा आप ज्वाइन करिए, क्योंकि ज्वाइन करने का आपको बहुत फ़ायदा है और आपके सवाल, हमारे जवाब, आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये भी मिलता है। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कौन सी जगह से आप वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रियाज करते रहिए, सुर को सुनते रहिए और अपनी आवाज़ पर विश्वास रखिए। नमस्कार।